छात्रों, मैं ब्रजेश तिवारी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री इन स्टाइल ऑफ ब्रजेश तिवारी में। आज हम आपको बताने वाले हैं पृष्ठीय रसायन में अधिशोषण, उत्प्रेरण के प्रकार व जियोलाइट के बारे में। चलते हैं लेक्चर की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बात आती है पृष्ठीय रसायन की। 5वां चैप्टर है और ये 3 अंक का यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृष्ठीय बलों का अध्ययन किया जाता है पृष्ठीय रसायन कहलाती है। फिर हम बात करते हैं अधिशोषण की। किसी ठोस या द्रव की सतह पर अन्य पदार्थ का संयोजित या बंधित हो जाना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण 2 प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं, पहला अधिशोषक, दूसरा अधिशोष्य। तो बात करते हैं अधिशोषक की। अधिशोषक वे पदार्थ होते हैं जो अधिशोषण क्रिया के लिए सतह प्रदान करते हैं। अधिशोष्य वे पदार्थ होते हैं जो अधिशोषक की सतह पर संयोजित होते हैं। अधिशोषक जो होते हैं ठोस या द्रव हो सकते हैं और अधिशोष्य ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्थाओं के हो सकते हैं। बात करते हैं अधिशोषण के प्रकार की। तो बंध बनने की स्थिति पर अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक अधिशोषण, दूसरा रासायनिक अधिशोषण। देख लेते हैं क्या होता है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण। बात हम करेंगे भौतिक अधिशोषण पर। तो अधिशोष्य व अधिशोषण के मध्य वान डेर वाल बल पाया जाता है। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य आयनिक संयोजी बंध पाए जाते हैं। जो भौतिक अधिशोषण होता है बहुपरतीय घटना है और यह एकल परितीय घटना है। भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर घटता है, रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर बढ़ता है। भौतिक अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। रासायनिक अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रक्रम है, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे विशोषण की। विशोषण जो है अधिशोषण की विपरीत प्रक्रिया है। अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह से हटना विशोषण कहलाता है। बात आएगी अधिशोषण में स्वतः प्रवर्तिता। अधिशोषण की क्रिया स्वतः प्रक्रम में होती है क्योंकि ऊष्मागतिकी का नियम क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी हमारा निगेटिव होता है, डेल्टा एच एंथैल्पी है जो अधिशोषक से जुड़ने के कारण निगेटिव हो जाएगी, डेल्टा एस एंट्रोपी है व्यवस्था होने के कारण निगेटिव हो जाएगी। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एस से बड़ा हो जाएगा जो कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम को प्रदर्शित करता है। फिर हम बात करेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक मेरा आता है सतही क्षेत्रफल। ठोस अवस्था की अपेक्षा चूर्णित धातुएं अधिशोषण अधिक करती हैं क्योंकि चूर्णित धातुओं की सतही क्षेत्रफल ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है। अधिशोष्य की प्रकृति में हम बात करें तो वे गैसें जो क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर द्रवित हो जाती हैं उनमें ध्रुवीय प्रकृति की गैसें अध्रुवीय प्रकृति की गैसों की से अधिक अधिशोषण करती है। जैसे अमोनिया हाइड्रोजन से अधिक करती है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन से, क्योंकि ये अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ध्रुवीय गैसें हैं और जो कि अध्रुवीय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अधिक अधिशोषण करेंगी। अब हम बात करते हैं ताप। ताप किस प्रकार प्रभावित करता है। अधिशोष्य व अधिशोषक की मात्रा का अनुपात अधिशोषण की दर कहलाता है। अधिशोषण की दर जो है अधिशोषक की मात्रा बटे में अधिशोषक की मात्रा। इसमें आप पॉइंट को देखेंगे, जो पहला पॉइंट है भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर दुर्बल वान डेर वाल बलों के बीच बंध परतें टूट जाती हैं जिससे अधिशोषण घट जाता है। रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल घेरने के कारण अधिशोषण की दर बढ़ जाती है। इनका कुछ ग्राफी निरूपण किया गया है। x/m जो है अधिशोषण दर है, भौतिक अधिशोषण ताप है, x/m अधिशोषण दर है, रासायनिक अधिशोषण ये है। हम बात करेंगे दाब के प्रभाव की। दाब का प्रभाव जो है वो क्या होता है, ध्यान देंगे। दाब बढ़ने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है, x/m प्रोपोर्शनल पी के होता है। दाब की व्याख्या फ्रेंडलिक के अनुसार की जाती है, फ्रेंडलिक के समतापीय वक्र पर ध्यान देंगे। तो फ्रेंडलिक का समतापीय वक्र जो है 3 स्थिर तापों पर प्रतिपादित किया जाता है। पहला आपका होता है निम्न ताप जहाँ पर आपका x/m प्रोपोर्शनल होता है p डैश के या p की पावर 1 के। मध्यम ताप x/m प्रोपोर्शनल होता है p की पावर 1/n के। उच्च ताप x/m प्रोपोर्शनल होता है p की पावर इन्फिनिटी के, या इसको x/m प्रोपोर्शनल p की पावर 1/0 लिख सकते हैं। ग्राफ इस प्रकार से बनता है। बात करते हैं फ्रेंडलिक के अनुसार अधिशोषण की दर लगाए गए दाब की 1/nवीं घात के समानुपाती होता है।
एक्स बटे एम प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1/n, एक्स बटे एम इक्वल में के पी की पावर n, यहाँ के जो है कांस्टेंट है जिसे अनुपाती नियतांक कहते हैं। लॉग ले लेंगे, लॉग एक्स बटे एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n पहले आ जाएगा लॉग पी, तो ये फॉर्म में बन जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी का, जो कि एक सरल रेखा के ग्राफ को प्रदर्शित करेगा जो ये बनाया गया है, जिसमें ये ढाल 1/n हो जाएगा, ये इतना गैप जो है वो लॉग के हो जाएगा, ये लॉग पी रहेगा, यहाँ पे लॉग एक्स बटे एम अधिशोषण की दर रहेगी। हम बात करते हैं अधिशोषण के उपयोग की। अधिशोषण का पहला उपयोग मेथिलीन ब्लू के नीले रंग के विलयन को जानतो झिल्ली से छानकर रंगहीन किया जाता है। तो जानतो झिल्ली जो होती है नीले रंग को अधिशोषित कर लेती है। सिलिका अधिशोषक से वायु को शुष्क बनाया जाता है। ये अभी कोरोना वायरस में चल रहा था M95 मास्क करके, तो उसमें सिलिका जेल होता है जो वायु को शोधित करता है या शुष्क बनाता है। फिर बात हम करते हैं किसी बंद कमरे में अगर निर्वात उत्पन्न करना हो तो सिलिका, एल्यूमिना और कैल्शियम ऑक्साइड के चारकोल का लेप करके वायुमंडलीय गैसों को अधिशोषित करके निर्वात उत्पन्न कर सकते हैं। फिर हम बात करें कोयले के कारखानों में जो मजदूर काम कर रहे होते हैं उनको गैस मास्क पर चारकोल का लेप लगा देते हैं, जिससे हानिकारक गैसें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, चारकोल पर अधिशोषित हो जाती हैं। वर्ण लेखन में जो अशुद्ध धातुओं की अशुद्धि को अधिशोषित करके शुद्ध किया जाता है। फिर समूह में आप आ जाएं, आपके समूह होते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, एमिनो समूह का उपयोग करके आयन विनिमय से जल को विलवणीकरण किया जाता है। फिटकरी का उपयोग करके रंजकों को अधिशोषित किया जाता है, जिससे कपड़े पर रंग चढ़ जाता है। खाद्य पदार्थों की अशुद्धियों को जंतु चारकोल पर अधिशोषित करके दूर किया जाता है। शर्करा के रंगीन विलयन को चारकोल की सहायता से रंगहीन बनाया जाता है। जैसे हाइड्रो का प्रयोग करके चीनी के विलयन को शुद्ध सफ़ेद किया जाता है। अब हम बात करेंगे उत्प्रेरण पर। जब कोई रासायनिक पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है तो इसे उत्प्रेरक कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित होती हैं उत्प्रेरण कहलाती हैं। जैसे 2KClO3 इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 गिव्स आउट 2KCl + 3O2 + MnO2। तो MnO2 उत्प्रेरक है और पोटेशियम क्लोराइड के अपघटन को प्रेरित करता है। नोट वाला पॉइंट देखेंगे, अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। याद रखना, अपरिवर्तित रहेगा उत्प्रेरक। हम बात करते हैं उत्प्रेरण के वर्गीकरण पर। उत्प्रेरण का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया गया है। उत्प्रेरक की क्रियाविधि के आधार पर, प्रवस्था के आधार पर। क्रियाविधि के आधार पर 4 प्रकार का होता है, धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण। प्रवस्था के आधार पर 2 प्रकार का, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। चलते हैं हम लोग धनात्मक उत्प्रेरण की तरफ। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती हैं, तथा प्रयुक्त उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन MnO2 की उपस्थिति में तीव्र गति से होता है। रिएक्शन आपकी दी गई है 2KClO3 MnO2 2KCl + 3O2 गिव्स आउट MnO2। ऋणात्मक उत्प्रेरण की बात करते हैं तो ऋणात्मक उत्प्रेरण में बताया जाता है आपको वे अभिक्रियाएं जिनमें उपस्थित उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। प्रयुक्त उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड के जल अपघटन में ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल जो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन को कम कर देता है। रिएक्शन आपकी होगी 2H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल 2H2O + ऑक्सीजन O2। अब हम बात करेंगे स्व उत्प्रेरण की। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है स्व उत्प्रेरक कहलाती हैं, तथा प्रयुक्त पदार्थ स्व उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन एसिटिक अम्ल के बनने पर तीव्र गति से होता है। एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 + H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ क्या बना जाता है CH3COOH + C2H5OH। बात करते हैं प्रेरित उत्प्रेरण की। तो प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है उस पर हम ध्यान देंगे। जब एक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया को प्रेरित करती है तो इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे सोडियम आर्सेनाइड जो होता है इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, लेकिन अगर इसका हम सोडियम सल्फाइड के साथ ऑक्सीकरण कराएं तो दोनों ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। रिएक्शन देखेंगे, अलग हम सोडियम आर्सेनाइड का करा रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं, सोडियम सल्फाइड का करा रहे हैं तो हो जाता है सोडियम सल्फेट में। लेकिन अगर दोनों को एक साथ करा देते हैं तो दोनों सोडियम आर्सेनाइड आर्सेनेट में और सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। हम बात करते हैं समांग उत्प्रेरण की। जब अभिकारक व उत्प्रेरक समांग प्रावस्था में हो तो अभिक्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे सीस्कच विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण नाइट्रिक ऑक्साइड द्वारा होता है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन आपकी दी गई है 2SO2 + O2 रिवर्सेबल इन प्रेजेंस ऑफ NO गिव्स आउट 2SO3। तो NO
O2 और SO2 अभिकारक और उत्पाद सब गैसीय अवस्था यानी कि एक ही अवस्था में है, तो ये समांग उत्प्रेरण है। अब हम बात करेंगे विषमांग उत्प्रेरण की। तो विषमांग उत्प्रेरण में आपका क्या आ जाएगा, जब क्रियाकारक व उत्प्रेरक भिन्न भिन्न प्रवस्था में होते हैं तो अभिक्रिया विषमांग उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे हैबर से अमोनिया के निर्माण में Fe का प्रयोग। तो N2+3H2 रिवर्सेबल 2NH3, यहाँ उत्प्रेरक Fe होता है और मॉलिब्डेनम होता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो गैसेज है और ये उत्प्रेरक कैसा है, ठोस होता है, इसलिए ये विषमांग प्रवस्था है, भिन्न भिन्न प्रवस्थाएं हैं, इसलिए यह विषमांग उत्प्रेरण कहलाएगी। हम बात करते हैं समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि की। तो समांग उत्प्रेरण की क्रियाविधि जो है, समांग उत्प्रेरण में जो आपका समांगी उत्प्रेरण है, उत्प्रेरक अधिशोषक की तरह कार्य करता है जिस पर क्रियाकारक अधिशोषित होते हैं। अधिशोषण द्वारा मध्यवर्ती का निर्माण होता है। ये मध्यवर्ती दूसरे अभिकारक अणु से क्रिया करते हैं तथा उत्प्रेरक की सतह से विशोषण क्रिया द्वारा मुक्त होकर उत्पाद देते हैं। मान लो कोई X उत्प्रेरक है, जो उत्प्रेरक है उसकी उपस्थिति में A और B दो अभिकारक हैं, मिलकर AB उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो A+B इन प्रेजेंस ऑफ X AB बनना चाहिए। इसके जो क्रियाविधि है उत्प्रेरक की कैसे रहेगी, चरण फर्स्ट में अभिकारक जो है उत्प्रेरक से क्रिया करके मध्यवर्ती बनाएगा, फिर दूसरा अभिकारक अणु जो है मध्यवर्ती से क्रिया करके ये कंपाउंड AXB बनाएगा, जो उत्प्रेरक की सतह से विशोषण द्वारा अलग होकर AB और उत्प्रेरक को मुक्त करेगा। तो ये बात थी हमारी समांग उत्प्रेरण की क्रियाविधि की। अब हम बात करते हैं विषमांग उत्प्रेरण की क्रियाविधि की। इस क्रिया में उत्प्रेरक ठोस धातुएं होती हैं जिनमें मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। ये मुक्त संयोजकताएं क्रियाकारक के साथ अधिशोषण द्वारा मध्यवर्ती बनाती हैं, जिनके विशोषण की क्रिया से उत्पाद का निर्माण होता है। विषमांग उत्प्रेरण समांग उत्प्रेरण से अतिश्रेष्ठ होता है क्योंकि ठोस धातुएं मुक्त संयोजकताएं अच्छी अधिशोषक होती हैं। हम बात करते हैं क्रियाविधि की। तो क्रियाविधि पर ध्यान दीजिए, दिखाया गया अगर वनस्पति तेल से हम वनस्पति घी बनाए तो निकेल और हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अब हम एथिलीन को एथेन में निकेल और हाइड्रोजन की उपस्थिति में चेंज करना चाहते हैं तो क्या किया गया है, देखिए सबसे निकेल उत्प्रेरक जो है ये आपका उत्प्रेरक मुक्त संयोजकताओं वाला होता है, जो मुक्त संयोजकताओं के सक्रिय केंद्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। कहाँ कहाँ पर सक्रिय केंद्र हैं, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन जो है साथ में अटैच होती है। जब एथिलीन से क्रिया होती है तो एथिलीन का इस पर अधिशोषण हो जाता है और ये वाला जो संरचना बना है इस टाइप का बन जाता है। अब इस संरचना से इसकी जो सक्रियता है यहाँ से क्या होता है विशोषण क्रिया होती है और निकेल उत्प्रेरक अलग होता है और हाइड्रोजन अभिकारक के साथ एथेन बना देती है। तो ये था हमारा वो आपका विषमांग उत्प्रेरण की क्रियाविधि। हम बात करते हैं जियोलाइट की। जियोलाइट क्या होते हैं, जियोलाइट उत्प्रेरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। जियोलाइट जो होते हैं इनकी संरचना कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। सोडियम एल्यूमिनियम के सिलिकेट होते हैं। और बात करते हैं जियोलाइट की, तो इनका सामान्य सूत्र जो होता है आपका Al2Na2Al2S2O3 होता है सामान्य सूत्र। इनको ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं Na2Al2SiO8+XH2O, इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कई सारे फॉर्म में इसके फॉर्मूले मिलते हैं। बात करते हैं हम ऐसी रासायनिक क्रियाएं जो जियोलाइट उत्प्रेरक से संपन्न होती हैं, जियोलाइट उत्प्रेरण कहलाती हैं। जियोलाइट उत्प्रेरक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना है। इनमें होल या कोटर पाए जाते हैं। ये सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट के बने होते हैं जिनका सामान्य सूत्र Al2Na2Al2Si2O8 होता है। इन होल या कोटरों में जल भरा होता है, इसलिए इन्हें जलयोजित जियोलाइट भी कहते हैं। इन होल या कोटरों का आकार 260 से 740 nm के मध्य होता है, जिनमें इसी आकार के क्रियाकारक अणुओं का अवशोषण कर मध्यवर्ती द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है। जियोलाइट उत्प्रेरण को हम वर्णनात्मक या चयनात्मक उत्प्रेरण भी कहते हैं। जियोलाइट के उपयोग पर बात करेंगे तो जियोलाइट के उपयोगों में हम पहला पॉइंट आपको देखेंगे जो आपका है कठोर जल को मृदुजल में परिवर्तित करने में, अल्कोहल से गैसोलीन या पेट्रोल के निर्माण में, हाइड्रोकार्बन के समावयवीकरण में। सबसे पहला जो जियोलाइट था वो ZSM5 खोजा गया था, जिससे हम अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन या गैसोलीन में परिवर्तित करते हैं। तो छात्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।